हर महिला को याद रखना है, गर्भवती अवस्था में जैसा करोगे वैसे ही बच्चा पैदा होता है। रानी ने बात मान गई। अब रानी बड़े आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ अपना समय बिता रही है। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में एक दिन रानी राजा के साथ बैठी और राजा से कहने लगी, महाराज जब से मैं गर्भवती हुई हूँ, जब से बोले तब से पता नहीं मेरी इच्छा कभी कभी ऐसी होती है कि अच्छी चटपटी चीज मिल जाती खाने को। तो बोले रानी तुम्हारी इच्छा अकेली नहीं होती, हर गर्भवती महिलाओं की होती इच्छा, बोले चटपटी चीज खाने की। कभी कभी ऐसी इच्छा होती है कि अच्छी भाजी मिल जाती, कभी इच्छा होती है कि भुंजे हुए चने मिल जाते, और बोले कई कई महिला तो मटन खाती हैं तो वो तो सोचती है कि मुर्गा मिल जाता। गर्भवती महिलाओं को बोले हर महिलाओं की इच्छा होती है चीज खाने की, और जिस महिला को अगर अच्छी अच्छी चीज खाने को नहीं मिलती बोले तो वो महिला माटी खाती है। बोले देखा होगा आपने, कुछ बहुत सी महिलाएं माटी खाती हैं और उनका बच्चा पैदा होता है तो वो भी माटी खाता है, क्योंकि शरीर में लोहा की कमी होती है तब बच्चा माटी खाता है, लोहा से हड्डी बनती है। इसलिए तो आज सरकार कहती है ना आंगनबाड़ियों के माध्यम से कि गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छे अच्छे खाने के लिए व्यवस्था करना चाहिए। हमारे लोग वो सरकार के भरोसा बैठे हैं आंगनबाड़ी के, खुद भी तो कर सकते हैं, इतने पैसा कमा रहे हैं तो सरकार ही पूरी करेगी। तो रानी कहने लगी, महाराज मुझे कभी इच्छा होती भुंजे हुए चने खाने की। बोले रानी चिंता मत करो, तुमको चना खिलवाऊंगा। धीरे धीरे समय बीतते गया। एक दिन रानी कहने लगी, महाराज मुझे तो बोले अब भाजी खाना है। बोले कौन सी भाजी? चना की भाजी खाना है। बोले नहीं, जंगल की भाजी खाने की इच्छा हो रही। बोले जंगल में, जंगल की कौन सी? बोले जिसको क्योलार या कोडवारी बोला जाता है। जानते हैं ना क्योलार कोडवारी? माता शक्तियाँ जानती हैं? क्योलार जानती हैं क्या? कोडवारी भी बोलते हैं, एक फूलती है सफेद सफेद, भैया लोग जानते हैं ना? हाँ वो हमारे, ठीक है, भाजी होती है एक जंगल में। बोले और हर गर्भवती महिलाओं के क्योलार की भाजी खाना बहुत जरूरी है। गोंडी संस्कृति में 3 भाजी बताया गया है गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छी होती है। क्योलार की भाजी, और दूसरा है जो डूमर के फल होते हैं ना, कच्चे फल, उनकी भी सब्जी बनती है। भली नहीं खाए होंगे आपने, अब बना के देखना खा के, ठीक है। कच्चे फल डूमर के, ये गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छी है। तीसरा नंबर है मुनगा बोलते हैं। मुनगा तो जानते हैं ना सभी लोग, जो लंबा लंबा होता है, आपके इधर तो बहुत मिलता है खाने को, ठीक है, वही मुनगा एक गर्भवती महिलाओं के लिए। और आंगनबाड़ी में भी मुनगा की भाजी सब्जी खाने को आज भी बताया जाता है। ये 3 भाजी है। तो राजा क्या करता था, प्रतिदिन अपनी रानी के लिए जंगल से क्योलार की भाजी बुलवाता था, और रानी बड़े शौक से वो क्योलार की भाजी खाती थी और अपना समय बिता रही थी। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में जो क्योलार की भाजी है, वो कोमल कलियां है, वो धीरे धीरे कड़ी हो गई, खाने के लायक नहीं रही। इसलिए मेरे भाई एक दिन नौकरों ने वो भाजी नहीं लाया। जब भाजी नहीं लाया तो रानी को गुस्सा आ गया। बोले आज नौकरों ने भाजी नहीं लाया, बोले आज मैं बोले खाना ही नहीं खाती। तो उसी दिन की बात है मेरे भाई, कैसे जिस दिन सोना रानी को भाजी नहीं मिल पाई, उस दिन की बात है। अरे एक दिन सोना रानी को, अरे एक दिन सोना रानी को भाजी नहीं मिल पाई है। एक दिन सोना रानी को भाजी नहीं मिल पाई है। क्या हुआ? उस दिन सोना रानी ने, उस दिन सोना रानी ने भोजन तक ना खाई है। उस दिन सोना रानी ने भोजन तक ना खाई है। उस दिन सोना रानी ने भोजन तक ना खाई है, भोजन तक ना। अब
अब नौकरों ने भाजी नहीं लाया तो सोना रानी ने भाजी के बिना भोजन नहीं खाई और भूखे पेट सो गई। अब भूखे पेट तो सो गई, लेकिन भूखों में नींद आएगा क्या रानी को? नहीं आएगा। आएगा क्या मात्र शक्ति? सब कह रही नहीं आएगा, मतलब सबने प्रैक्टिकल कर रहे हैं क्या? प्रैक्टिकल हो ही जाता है अपने आप। कभी कभी पति पत्नी को हो गई तो गुस्सा में कही कि नहीं खाती, आज सो जाऊंगी, मगर भूखों में नींद नहीं आएगी। तो रानी को भी भूख में नींद नहीं आई, वो रानी सो गई, नींद नहीं आ रही थी। रात भर सोचते रही कि कब सुबह हो जाए और मैं खुद जंगल जाके भाजी लेके आऊंगी। बड़े मुश्किल से रानी ने मेरे भाई रात बिताई। जैसे ही सुबह हुआ तो रानी ने तुरंत अपनी जो गांव की सखी सहेली है उनको बुलाई और उनसे बताने लगी कि बहन, कल हमारे यहाँ नौकरों ने भाजी नहीं लाया, भाजी के कारण मैंने रात को भोजन नहीं करी और भूखे पेट सो गई। भाजी के बिना मेरा जी नहीं मान रहा है, इसलिए सुनो बहन। बोले क्या रानी? तो क्या कहती है रानी? भाजी बिना जिया नहीं माने, भाजी बिना जिया नहीं माने, जिया नहीं माने बहन, जिया नहीं माने, जिया नहीं माने बहन, जिया नहीं माने। संग चलो रीतों में भाजी के लाने, संग चलो रीतों में भाजी के लाने, संग चलो रीतों में भाजी के लाने, भाजी के लाने। बोले भाजी के बिना मेरा जिया नहीं मान रहा है, इसलिए बहन तुम तैयार हो के मेरे साथ जंगल चलो। सखी सहेली कहने लगी रानी जी हम जाने को तैयार हैं, लेकिन आप मत जाओ, तुम घर में ही रहना, हम लेके आ जाएंगे। बोले क्यों? बोले रानी जी तुम्हारा जो गर्भ का समय है लगभग पूरा होने वाला है, इसलिए तुम घर में ही रहना, नहीं तो जंगल में कुछ धोखा हो गया तो। बार बार सखी सहेली मना करती हैं कि रानी रुक जाओ, मत जाओ, क्योंकि रानी का जो गर्भ का समय था लगभग पूरा हो चुका था, इसलिए सखी सहेली मना कर रही थी। लेकिन रानी ने बिल्कुल भी नहीं मानी, जबरदस्ती हट करके कहने लगी नहीं मैं भी चलूंगी। बोले अगर तुम भी खाली हाथ आ गई तो। बोले हट करने लगी तो सखी सहेलियों ने कुछ नहीं बोली। बोले ठीक है तो रानी चलो। अब रानी सखी सहेलियों सहित तैयार हो गई और घर से प्रस्थान होती है जंगल की तरफ, और धीरे धीरे चलते चलते जंगल पहुंची। कैसे? यही विधि जंगल को सब आई, यही विधि जंगल को सब आई, हरी हरी भाजी देख हर साई, हरी हरी भाजी देख हर साई, यही विधि जंगल को सब आई, हरी हरी भाजी देख हर साई, हरी हरी भाजी देख हर साई। जंगल पहुंची, जंगल में जाके देखी तो ढेर सारे क्योलार के पेड़ लगे हुए थे, भाजी लगी हुई थी। रानी देख करके बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी बहन कल बोले नौकर कह रहे थे कि जंगल में भाजी खत्म हो गई, और देखो बोले यहाँ तो ढेर सारी भाजी लगी है। बोले बहन अब देर मत करो, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, मैंने खाना नहीं खाई हूँ, जल्दी तोड़ो। बोले ठीक है रानी तुम इसी पेड़ के नीचे खड़ी रहना, हम अभी तोड़ के लाते हैं। तो रानी को एक केवलार के पेड़ के नीचे खड़ी कर दिया गया और सब सखी सहेली बिखर गई और भाजी तोड़ने लगी। अब रानी ने सोची कि मैं भी तोड़ूंगी तो जल्दी हो जाएगा। रानी ने क्या किया मेरे भाई, केवलार के पेड़ की एक डाली को पकड़ती है और नीचे की तरफ झुकाती है और दूसरे हाथ से भाजी तोड़ती है। उसी समय हुआ क्या,
जिस डाली को रानी हाथ में पकड़ के नीचे की तरफ झुका रही थी वही डाली अचानक टूट जाती है और रानी के दोनों पांव फिसल जाते हैं और रानी पेट के भार जमीन पर बड़ी जोर से गिर जाती है। कैसे? अरे टूटी अचानक तभी डरैया 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 मेरे भैया। अरे टूटी अचानक तभी डरैया 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 मेरे भैया। सोना रानी गिर गई भैया, सोना रानी गिर गई भैया, सोना रानी गिर गई भैया। भाई जैसे ही डाली टूटी तो सोना रानी के दोनों पैर फिसले। सोना रानी पेट के भार जमीन पर बड़े जोर से गिरी। सोना रानी को पेट में बड़ा दर्द हुआ। सोना रानी बेहोश हो गई और जमीन पर लेट जाती है। मेरे भाई सखी सहेली इधर भाजी तोड़ रही थी। जैसे ही डाली टूटने की आवाज़ सुनी तो पीछे मुड़कर देखी तो पेड़ की डाली टूटी पड़ी है और उसी के बाजू में सोना रानी भी बेहोश पड़ी है। सब सखियों ने भाजी तोड़ना बंद किया और दौड़ दौड़ कर रानी के पास आई और रानी को देखी तो रानी बेहोश अवस्था में पड़ी हुई थी। सब सखियां घबरा गई, आंखों में आंसू आने लगे, कहने लगी इसलिए तो हम रानी को मना कर रही थी कि रानी तुम मत जाओ, लेकिन रानी ने बोले बिल्कुल भी नहीं मानी और ज़बरदस्ती हट करके बोले आ गई और बोले अब ये हाल हो रहा है, अब क्या करें। अब यहाँ बोले बिछाने के लिए कोई कपड़े भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, अब करें तो क्या करें। कुछ सखी सहेली कहने लगी एक काम करो, जिसने जितना भाजी तोड़ा है उसी भाजी को बोले जमीन में बिछा दो, बिस्तर बना दो बोले और उसी पे रानी को सुला दो। सखी सहेलियों जिसने जितना भाजी तोड़ा था अपनी झोली से निकाली और जमीन पर वो कोमल कलियों को बिछा दिया, भाजी की सेज बना दिया और रानी को उठा करके उसी भाजी की कोमल कलियों में सुला दिया और आसपास बैठ गई रानी के और रानी की सेवा करने लगी। और प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन बड़ादेव से कह रही कि हे बड़ादेव, हे फड़ापेन, हमारी महारानी जी को कुछ नहीं होना चाहिए, रक्षा करना। इस प्रकार से वो बड़ादेव से प्रार्थना कर रही है। उसी समय हुआ क्या मेरे भाई, वो प्रकृति किसी के बस का नहीं है। तुरंत मौसम बदलने लगा। कैसे? कुछ देर के बाद में धीरे धीरे कि जोर जोर से हवा चली, तेज हवा चलने लगी और होने लगी है अंधियारी और काले काले बादल छाए, आज मेघ गरज रहे भारी। मेरे भाई थोड़ी देर के बाद में जोर जोर से हवा धुंध चलने लगा। आकाश मंडल पर काले काले बादल छा गए, मेघ गर्जना करने लगा, अंधेरी सा छाने लगा। पूरा वातावरण जो है डरावना सा लगने लगा। ऐसा लगने लगा कि थोड़ी देर में वर्षा होगी। ये देख करके पूरी सखी सहेली घबरा गई। हे बड़ादेव, अब क्या होने वाला है? और हुआ क्या मेरे भाई कि बिजली कड़की जोरों से और छाई है घोर आवाज, रूसी समय मां सोना ले अरे जन्मी कन्या नवजातो। मेरे भाई उसी समय बिजली बड़े जोर से चमकती है और कड़कती है। बिजली के कड़कने से घना घोर आवाज हो गई। बिजली चमकने से रानी के आंख चकचौंध आ गए। सोना रानी घबरा गई। उसी बिजली के चमकने के साथ ही साथ उस घोर आवाज के साथ ही साथ सोना रानी ने अपनी कूख से एक सुंदर सी कन्या को भाजी की कोमल कलियों में जन्म दे दिया।
जैसे ही वो कलिया का जन्म हुआ, वो कलिया के ऊपर उस बच्ची का, कोमल कलियों के ऊपर, तो जो बिजली शक्ति है वो बिजली शक्ति उस बच्ची के शरीर में समाहित हो गई। कलिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। आज भी जब बच्चे का जन्म होता है तो चुपचाप पैदा नहीं होता, कि होता है, चिल्लाता है। और ऐसा हाथ फैला के भी जन्म नहीं होता। वो बच्ची का जब जन्म हो रहा था तो मुट्ठी बांध के जन्म ले रही थी। आज भी सभी के बच्चे मुट्ठी बांध के जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ लोग पूछते हैं गोंड लोग मुट्ठी बांधना कब से सीखे हैं, बोलते हैं आप लोग बताना जब जन्म ले रहे थे उस समय हम मुट्ठी बांध के पैदा हुए हैं। और उस समय हम गोंडी भाषा बोलते हैं और उस फड़ापेन का नाम लेते हैं। आप गौर से सुनना, क्या लेते हैं नाम? वो जब बच्चा पैदा होता मुट्ठी बांध के बोलता है वो गोंडी भाषा में, फड़ा पहनता, फड़ा पहनता। लड़की बोलती है जोहार 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 जोहार, बोलता कि नहीं बोलता? जोहार मतलब, जोहार शब्द जो है प्रकृति का अभिवादन का शब्द है। जब प्रकृति पावन धरा में कोई आता है तो धरती दाई का अभिवादन करता है। चाहे वो एसी हो चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, सबके बच्चे मुट्ठी बांध के पैदा लेते हैं। देख लेना आप लोग, भली वो बाद में बदलते हैं, ठीक है, लेते हैं कि नहीं? इले गोंडी संस्कृति में फड़ापेन का जयकारा ऐसा करके नहीं लगाते। मैंने बताया ना, जो ऐसा करके लगाता है तो मैं समझ जाता हूँ कि अब दुनिया से जाने वाला बाय बाय टाटा में आ गया, ठीक है ना? तो अब हमको जाना नहीं है, ठीक है ना? कैसे लगाते हैं? ऐसे। तो कलिया दाई जब जोर जोर से फड़ा पहनता जोहार जोहार चिल्लाई, तो जो तेज हवा चल रही थी वो धीरे धीरे कम हो गई। आकाश मंडल में जो काले काले बादल छाए थे वो साफ हो गए। मतलब मौसम पहले जैसा साफ हो गया, उजीला हो गया। अब सखी सहेली सोचने लगी कि अब उजीला हो गया, अब देर नहीं करना चाहिए, अब इस लड़की और रानी को लेके अब घर चलना चाहिए। अब घर जाते हैं। कैसे? तबे सबे दासी रानी संगे धाई, तबे सबे दासी रानी संगे धाई। कन्या कुली महलों में आई, कन्या कुली महलों में आई, कन्या कुली महलों में आई। तब रानी सखी सहेली सब उस कन्या को लेके कहाँ पहुंची? महल। वहां जाके राजा राहुल से सारा समाचार सुनाई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा पहली पहली संतान है और वो भी कन्या है, लड़की है। अपने आप सोचने लगा राजा कि मेरे घर में बोले शक्ति का अवतार हुआ है, जन्म हुआ है। और ये बात तो सही है कि उसका जब जन्म हो रहा था तो बिजली शक्ति उसके शरीर में समाहित हो चुकी थी, तो वास्तविक वो शक्ति थी। याद राहुल राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसी प्रसन्नता के साथ ही साथ राजा ने उसका संस्कार किया। तो मैंने संस्कार के बारे में आपको कल बताया था ना कि नहीं बताया था? जैसे लड़का का होता है उसी प्रकार लड़की का होता है। तो दो बार काय को बताऊं, ठीक है ना? पहला संस्कार होता है जो मीठा पानी पिलाने वाला, कल बताया था ना। सबसे पहले बच्चे को मीठा पानी पिलाते थे। क्यों? जिससे बच्चे का मुंह का स्वाद बदल जाता था, उसके मुंह में चुलबुलाहट आ जाती थी। दूध पीने की आदत बनाने के लिए किया जाता था, ठीक है ना? मीठा पानी पिलाना बोलते हैं, अपने इधर कुछ जगह बोलते हैं गोलीर सियाना, गोलीर चखाना, ठीक है ना? भली कुछ भी बोले लेकिन ये काम करते हैं कि नहीं? आज हमारे लोग करते थे कि नहीं? भली आज की महिलाएं भूल गई हो, इसलिए भूल गई हैं। बच्चों का जन्म हॉस्पिटल में हो रहा है, इसलिए भूला ना। इसके बाद में मुख्य चीज होती है हमारी, बच्चे जब 5 या 6 दिन का हो जाता है, मतलब जब बच्चे का नरा गिर जाता है, या आपके इधर फिर भूल जाता हूँ मैं, नेरुआ बोलते हैं ना, नेरुआ ही ना, नेरुआ, हाँ। ये जब तक गिरता नहीं है तब तक हमारा घर शुद्ध नहीं होता। हमारे इधर इसको नरा बोलते हैं, ठीक है ना? नरा नेरुआ थोड़ा बहुत अंतर है, बात वही है।
तो जब ये नेरुआ जब तक गिरता नहीं है तब तक हमारा घर शुद्ध नहीं होता। एक बार और ध्यान से सुन लो, वो इसको गिरने में लगभग 5 से 6 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 5 से 6 दिन। तो ये जब गिरता है तो इसको कहाँ करते हैं? घर के अंदर गड्ढा खोद के दफना दिया जाता है। मैंने बताया था ना, जब लड़ाई झगड़ा होता था ना तो वो बोलता था मेरा यहाँ नरा गड़ा है, मैं नहीं जाऊंगा। बोलता था, कितना प्रमाण करता था। और जहाँ पर नरा दफनाया जाता है, उसी नरा दफनाने से ही गोंडी संस्कृति के अनुसार नरा के कारण ही उस जगह को नार बोलते थे। क्या बोलते थे? नार। नार मतलब क्या होता है? नार मतलब गांव। नरा से ही नार और नगर का निर्माण हुआ है। बताइए कितना अच्छा रहस्य गोंडी में है कि नहीं है? और उस नरा को आप लोग भूलते जा रहे हैं। तो मैं महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि नरा को जो दफनाया जाता है वो भी दफनाने के बराबर होता है। इस नरा को जब दफनाती हैं महिलाएं तो उसको दफनाते समय पितृशक्ति सम्मिलित नहीं होते। आज भी होते हैं क्या? नहीं होते ना? ये होते हो जो गड्ढा खोद के दफनाते तो भैया लोग नहीं होते ना सम्मिलित। और वही बच्चा जब बड़ा होता है, जब वो खत्म होता है तो उसको जब दफनाते हैं तो मातृ शक्तियां सम्मिलित नहीं होती मट्टी में। होती हैं क्यों? कि उन्होंने उस बच्चे को पहले ही दफना दिया है, इसलिए 2-2 बार नहीं दफनाते। लेकिन भैया लोगों ने नहीं दफनाया है, पहले थे, अंतिम में भैया लोग दफनाते हैं आज भी। इसलिए महिलाएं उधर आज भी नहीं जाती। तो मैं महिलाओं को इसलिए धन्यवाद देता हूं, चाहे वो SC की हो, चाहे ST की हो, चाहे OBC की हो, सभी समाज की महिलाएं आज भी गड्ढा खोद के दफनाती हैं। दफनाती कि नहीं दफनाती? नहीं तो बताइए, अगर दूसरे समाज की महिला उसको जलाती होगी तो हाथ उठा के बताओ, जलाती क्या? नहीं जलाती। तो महिलाओं ने तो कुछ चीज बचा के रखा, लेकिन भैया लोग बहके हैं। महिलाएं तो आज भी उस नरा को दफना रही हैं, तो दफना ही रही, गड्ढा खोद के दफना रही है ना। लेकिन भैया लोग 2 भागों में बट रहे ना। कैसे बट रहे हैं? कहीं के भैया लोग दफना रहे हैं और कहीं के लोग जला रहे हैं। जला रहे कि नहीं जला रहे? गड़बड़ कौन कर रहा है? अपनों से हो रहा है ना, भैया लोगों से। तो जब महिलाएं दफना रही हैं उसको, तो भैया लोग भी उसी को दफनाते थे। हमारे में जलाने का विधान नहीं है। इसलिए मैंने कहा था ना, गैर धर्म के कारण मुर्दा को जलाकर कर रहे हो भगूत, और वो तुम्हारे खड़ा पेन में मिले नहीं और बनो फिरत है। ठीक है ना? गोंडी धर्म की महिमा सबसे बड़ी महान है। मरघट पे जाके देखो तो आज भी उस चेट का या मरघट का पहचान है। जला दोगे तो कोई पहचान नहीं रहेगा। तो मेरे भाई, क्या किया गया? किसके माध्यम से किया गया ये काम? जिसको हम छठी बोलते हैं। छठी बोलते हैं ना सब जगह, छठी भी बोलते हैं, चौकपाग भी बोलते हैं, जो भी बोलो, लेकिन ये काम होता है हर जगह आदिवासी गोंडों में। तो ये काम किससे होता है? किसके माध्यम से शुद्ध होता है? हमारे बेटी दामाद, हमारे रिश्तेदारों से काम होता है। आप 1000 दूसरे धर्म के गुरु ले आओ तो तुम्हारा घर शुद्ध होने वाला नहीं है। और तुम अगर एक ही ले आओ, बेटी दामाद या रिश्तेदार जो भी आ जाए, तो उन्हीं से काम सफल हो जाएगा। तो वो काम करेंगे तो उनको हम नेंग देते हैं कि नहीं? नेंग के रूप में कुछ राशि मेहनत देते हैं कि नहीं देते? उनको देना चाहिए। हमारे लोगों के अंदर ये भ्रम घुस गया है कि नहीं बोले ये तो गोंडई जात का है, गोंडई समाज का, इसको देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, बैकुंठ नहीं मिलेगा। और दूसरे धर्म का अगर गुरु रहे ना तो बैकुंठ स्वर्ग के चक्कर में 500-500 रुपया चढ़ात लोग फिर, क्योंकि यही हमारे में दिमाग की कमी हो चुकी है। अपने लोगों के लिए 1.25 रुपया और दूसरे लोगों के लिए 1000 रुपया, ये हो रहा है। जबकि काम होगा तुम्हारे ही लोगों से सफल होगा कि नहीं होगा? तुम्हारे बेटी दामाद से काम सफल होगा कि नहीं होगा? तो उनको दो ना, तुम 5000 तो कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारी बेटी दामाद नाम लेंगे, खाएंगे, ठीक है ना? नहीं, दूसरा आ जाएगा, दूसरा समाज का, उसको ढेर भरी दे देंगे, क्योंकि वो बता रहा है कि स्वर्ग मिलेगा। याद में बात आ गई, ये विरोध नहीं है, तर्क और सत्यता की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पढ़ना लिखना जरूरी है, लेकिन पढ़ने के साथ तर्क और विवेक भी जरूरी है। आपको बता रहा हूँ, विरोध नहीं है, ध्यान से सुनना सब महिला। हो सकता है तुम्हारे दिमाग का ताला खुल जाए। एक परिवार था, उसके जो माता पिता थे अनपढ़ थे, लेकिन उनका लड़का पढ़ा लिखा था। लड़का पढ़ा लिखा था। तो उसकी जो माँ है लड़का की, वो क्या कहती थी
पिता से, उसके पिता से बोले एक काम करना है, अपना बेटा पढ़ा लिखा है, कॉलेज वाला बोले, इसलिए बहू भी कॉलेज वाली लाना बोले। और आज भी सब लोग सोचते हैं ना कि कॉलेज वाला लड़का था, हम कॉलेज वाली बहू लाएंगे। किस्मत से उनके बहू भी कॉलेज वाली मिल गई। अब जब घर में कॉलेज वाली बहू आई और गांव में किसी की बहू पढ़ी लिखी नहीं थी उस समय की बात, तो वो जो सास है बहुत खुश होती थी। प्रतिदिन सुबह सुबह 4-5 घर बैठने जाती थी। अब क्यों जाती थी समझ गए? वो बताने जाती थी कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा, मेरी बहू भी पढ़ी लिखी। गांव की महिलाओं को गुस्सा आती थी। बड़ी बोले पढ़ी लिखी बहू ले आई बोले तो गांव भर में डिंडोरी पीटती है बोले, लेकिन क्या करें मजबूर। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में वो बहू जो है पढ़ी लिखी बहू के ससुर जी खत्म हो गए। जब ससुर जी खत्म हो गए तो बहू कहने लगी बोले सासू माँ मैं बोले कोया पुण्यम सुनने जाती हूँ बोले, वो इरपाचे गुरुजी बता रहे थे बोले कि हमारी संस्कृति में जलाना नहीं चाहिए, दफनाना चाहिए। सास कहने लगी बोले तू कल परसों की आई है बोले, मैं बोले भागवत सुनने जाती थी बोले, वहां गुरुजी बता रहे थे कि बोले जलाते तब स्वर्ग मिलता है। अब दोनों में झगड़ा होने लगा। बहू ने सुनी भाई गोडी धर्म का पुण्य और सास ने सुनी दूसरे धर्म का भागवत। अब दोनों में होगा कि नहीं? तो सास कह रही जलाना है और बहू कह रही है दफनाना है, गड़ाना है। दोनों में झगड़ा होने लगा। फिर कहने लगी सास कहने लगी बहू रानी ये बता बोले ये घर में बोले तेरी चलेगी का मेरी चलेगी बोले। अब किसकी चलेगी भाई? सास बहुओं में किसकी चलेगी? सास की चलेगी कि बहू की? अगर कोई बहू की घर में चलत हो तो हाथ उठा ले। एक की नहीं चल रही है, नहीं चलती ना, क्योंकि भलाई वो अनपढ़ है, लेकिन चलेगी उसी की। नहीं मानी सास ने, जलवा दिया। जलवाने के बाद बोली बेटा एक काम कर गुरुजी के पास जा और तारीख बना, समय बना के आ जा बोले, पूजा करवाना बोले आप लोग को। अब लड़का गया गुरुजी के घर, गुरुजी ने लंबी लिस्ट बना दिया। अब वो आई, समय बना। अब गुरुजी आए, अब वो पूजा भी कर रहे हैं और कुछ अपनी बात भी रख रहे हैं। क्या बोले? बोले जो जजमान बोले वो जो जजमान बोले गुरु को बोले छाता दान देता है तो उसको बरसात में छाता ओढ़ने को मिलता है। उधर बैकुंठ में बोले। फिर क्या बोले गुरुजी? गुरुजी ने देखे कि एक अलमारी में बढ़िया नया कंबल रखा था ओरिजिनल बढ़िया। तो गुरुजी क्या बोले? बोले जो जजमान बोले गुरु को बोले ब्राह्मण देवता को बोले कंबल दान देता है तो उनके पुरखा बैकुंठ में ठंड में कंबल ओढ़ने को मिलता है। वो दाई ने सोची कि मेरे पतिदेव खत्म हो गए, बैकुंठ में ठंडी ना लगे, कंबल उठा के लाई और गुरुजी को दान में दे दे। गुरुजी खुद समझ गए है अनपढ़ हो गए और जुगाड़ बनेगा बोले यहाँ तो। थोड़ी देर में गुरुजी ने देखे कि एक अच्छी गाय बंधी हुई थी मोटी ताजी। गुरुजी क्या बोले? बोले जो जजमान बोले गौदान करता है बोले तो उसके पूर्वज बोले जब बेतरड़ी नदी पार करते हैं बोले तो गाय बोले गाय की पूंछ पकड़ के वो नदियाँ पार कराती है बोले, और अंत समय में बैकुंठ में बोले उनको दूध घी खाने को मिलता है बोले। अच्छा दाई हो गई खुश, गाय बंधी थी। गुरुजी ये गाय तुमको दान में दे रही हूँ। गुरुजी खुश हो गए, पूजा पाठ करके चले गए, लेकिन गाय नहीं ले गए, कंबल भर ले जाना है। एक दिन उसकी जो वो दाई है वो लड़का से कहने लगी बेटा ये गाय बोले अपनों ने दान दे दिया है, गाय बोले उस वहाँ पहुँचा के आ जाओ। लड़का ने गाय को छोड़ा और गुरुजी के घर पहुँचा दिया। अब गुरुजी के घर गाय गई तो गाय दूध देती थी। गुरुजी रोज बढ़िया गाय का दूध पीता था, चिकना चिकना हो रहा था। इधर तो 15 साल हो गए चिकनी नहीं हो रहे हैं। ऐसे का अगर मैं गोंड छोड़ दूसरे समाज को रहता तो बहुत सेवा होती, ये मैं जानता हूँ, ठीक है ना? होती क्या नहीं होती कि हमारा समाज का तो इसलिए आप लोग नहीं समझते ना, ठीक है। अब गुरुजी दूध घी खा रहे हैं। अब पढ़ी लिखी बहू का दिमाग खराब हो रहा था। क्या सोच रही है बहू कि मेरी सास अनपढ़ है, इसको सुधारना है। अब कैसे सुधारेगी? एक दिन
सोबे सोबे के समय सास के पास पहुंची और बोली, सासू माँ। बोले, हाँ बहू रानी क्या बात है? बोले, सासू माँ आज बोले मेरे ससुर जी स्वप्न में आए थे। बोले बैकुंठ से? बोले स्वर्ग से? बोले हाँ। बोले क्या बोल रहे थे? ससुर जी कह रहे थे बोले तो मैंने जो गाय दान में दी है बोले वो गाय दूध कम दे